नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और शीर्ष अधिकारियों के बड़े पैमाने के पर तबादले के मुद्दे पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव लगातार तेज हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो एसआईआर के मुद्दे पर पहले से ही आयोग के खिलाफ आक्रामक थी। उन्होंने इस मुद्दे पर आयोग को अब तक 9 पत्र लिखे हैं। इसके अलावा वो कई बार सड़कों पर उतर चुकी हैं और 5 दिनों तक कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में धरना भी दे चुकी हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रातों रात बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले पर ममता ने आयोग पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बारे में आयोग के अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के बंगाल दौरे पर आने पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने जगह जगह काले झंडे दिखाए थे और नारेबाजी की थी। उन लोगों ने ज्ञानेश कुमार को लोकतंत्र का हत्यारा बताने वाले पोस्टर और बैनर भी ले रखे थे। इसके बाद यह अभियान यानी चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का अभियान और तेज हो गया है। शनिवार को कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के मौके पर भी ममता ने आयोग को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री का आरोप है कि राज्य में इस समय अघोषित आपातकाल लागू है। इसे राष्ट्रपति शासन का भी अघोषित रूप कहा जा सकता है। उनका कहना है कि जहां तक उनको जानकारी मिली है, तार्किक विसंगति में जिन 60 लाख वोटरों के नाम है, उनमें से 22.6 लाख मामलों का निपटारा हुआ है और उसमें 10 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। ऐसे लोगों में अल्पसंख्यक बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के खास समुदाय के वोटरों की तादाद ही ज्यादा है। यहाँ इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में बंगाल, ओडिशा और झारखंड के करीब 750 न्यायिक अधिकारी विचाराधीन सूची में शामिल 60 लाख लोगों के दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। यह जांच लगातार हो रही है और हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही है। हाईकोर्ट के सूत्रों का कहना है कि रोजाना करीब 2 लाख मामले निपटाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितने लोगों के नाम कटेंगे और कितने लोगों के नाम सूची में रहेंगे, यह सोमवार को पता चलेगा। सोमवार की शाम को पहली पूरक सूची का प्रकाशन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने निर्देश में कि जांच के बाद चरणबद्ध तरीके से कई पूरक सूचियां जारी की जाएगी और ऐसे लोग वोट दे सकेंगे। ऐसी पहली सूची पहले कहा गया था कि शुक्रवार को जारी होनी है, लेकिन फिर कहा गया यह शनिवार को जारी होगी। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल, जिनकी निगरानी में यह काम चल रहा है, उन्होंने तमाम अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी इसकी तैयारी की है, लेकिन अब कहा गया है कि यह सूची सोमवार की शाम को 6 बजे प्रकाशित की जाएगी। राज्य सरकार ने भी तैयारी की है। तमाम जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि उस दिन सूची के प्रकाशन के बाद आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस कवायद पर निशाना एक बार फिर साधा है। उनका कहना है कि आयोग इसी तरह टाल मटोल कर समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि पता नहीं चुनाव से पहले यह काम पूरा भी हो सकेगा या नहीं। अधिकारियों के तबादले के मुद्दे पर भी ममता का रुख बेहद आक्रामक है। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि चुनाव के समय तो अधिकारियों के तबादले होते ही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में सब कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। राज्य सरकार से सलाह मशविरा किए बिना मुख्य सचिव और गृह सचिव जैसे अहम अधिकारियों को हटा दिया जाता है। इससे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मंशा साफ हो गई है। वो राज्य के प्रशासन को पंगु बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन बंगाल के लोग ही इसका जवाब देंगे।
ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तर बंगाल को मिलाकर नया राज्य बनाने का प्रयास कर रही है या केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विचार कर रही है। पिछले दिनों इस आशय की अटकलें काफी तेज हुई थी कि उत्तर बंगाल के 5-6 जिलों और बिहार के अररिया, किशनगंज जैसे इलाकों को मिलाकर और एक केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है या नया राज्य बन सकता है। ममता ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश का कानून और संविधान खरीद लिया है। उनका कहना है कि एसआईआर के जरिए भारी तादाद में वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ वो अदालती और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी। वो बंगाल के आम लोगों के लिए लड़ रही हैं और यह चुनाव तक जारी रहेगा। चुनाव के बाद भी वो किसी भी वैध वोटर का नाम मतदाता सूची से कटने नहीं देंगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जजों की अध्यक्षता में राज्य के 23 जिलों के लिए 19 न्यायाधिकरणों का गठन कर दिया है। अब तार्किक विसंगति में जिन वाले जो 60 लाख वोटर हैं उनके नाम अगर मतदाता सूची से कटेंगे तो न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं अपने नाम दोबारा जुड़वाने के लिए और फैसले को चुनौती दे सकते हैं न्यायिक अधिकारियों के। लेकिन ममता का कहना है कि इसके लिए ज्यादा समय ही नहीं बचा है। कब तक फैसला होगा, कब सूची जारी होगी, कब अपील करेंगे, कब उन पर सुनवाई होगी और खासकर ग्रामीण इलाके के लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि अपील कैसे करनी है। एक तो एसआईआर में ही उनको भारी परेशानी हुई, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई एसआईआर के आतंक के कारण, और अब नाम कटने के बाद उन्हें बेमतलब की परेशानी होगी, दौड़ धूप करनी होगी। उसके बावजूद यह तय नहीं है कि दोबारा ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। उनका कहना है कि चुनाव से पहले राज्य के 50 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। अब अगर इसके कारण कोई समस्या पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और केंद्र पर होगी। ममता बनर्जी के साथ ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी लगातार इसे मुद्दा बना रही है और उनका कहना है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां केवल पश्चिम बंगाल में ही इतने बड़े पैमाने पर लगातार तबादले किए जा रहे हैं। बिना किसी प्रशिक्षण के यहाँ के अधिकारियों को अचानक दक्षिण भारतीय राज्यों में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है और नए अधिकारी अगर आएंगे तो इलाके का समुचित ज्ञान नहीं होने के कारण कामकाज में दिक्कतें हो सकती है। चुनाव का अहम समय है, कई योजनाएं चल रही हैं, उनके ठप हो जाने का खतरा है, लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी और इसके लिए केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होगा। अभी भी राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि ममता और चुनाव आयोग के बीच यह टकराव लंबा खींचेगा, चुनाव बाद तक जारी रहेगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच सकता है यह मामला। हाई कोर्ट में तो याचिका डाली ही गई है, इस हफ्ते सुनवाई होनी है। अब आगे देखना है कि यह टकराव कहां तक पहुंचता है और इसका नतीजा क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.